Hi guys, my name is Rohit Ghosh and today I am here to discussing about the types of cost. Cost. It is the major type of cost. तो इसके बाहर तुमको मिल सकता है मगर ये मेजर टाइप है। तो ठीक है, मेनली ये यूज़ होता है। तो फर्स्ट यू नीड टू बी, आई मीन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नोइंग अबाउट देयर इज़ ए हाउ मच टाइप ऑफ ए कॉस्ट। एक एक टाइप कॉस्ट के हिसाब से उसका एक एक मतलब इम्प्लीमेंट अलग अलग होता है कि इस कॉस्ट के लिए हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं, इस कॉस्ट के लिए हम लोग ये करते हैं। तो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ मैनी देयर इज़ ए कॉस्ट। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फर्स्ट देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? देखो नाम से ही पता चलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो हिस्ट्री मतलब पास्ट है। तो इट इज डिफाइन एज ए पास्ट। इट इज द कॉस्ट मेजर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ आउटले इन्वॉल्व, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट जो आउटले हो गया है उसके हिसाब से हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। मतलब इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते, ये अब हमारे मतलब हाथ में नहीं है, ये ऑलरेडी हो गया है। ठीक है। अब देखो एस्टिमेट कॉस्ट क्या होता है। एस्टिमेट का मतलब भी तुमको लगता है कि अभी नहीं हुआ मगर होगा, तो जस्ट एक एस्टिमेशन होगा, मतलब फ्यूचर, मतलब इनडायरेक्ट होता है। हम बोल सकते हैं कि ये एक फ्यूचर टाइप ऑफ कॉस्ट हो। देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ द कॉस्ट डिटरमाइंड बिफोर हैंड बाय एस्टिमेशन। मतलब अभी तक हुआ नहीं, जस्ट एस्टिमेट किया है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हो कर मतलब हमको ये करना है कि नहीं करना है। ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इन आसान भाषा में स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोलते हैं इट इज़ ए मेन कॉस्ट, मतलब ये ठीक ठाक कॉस्ट होगा। स्टैंडर्ड का मतलब वही होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट में आसपास आ गया तो वो ठीक ठाक प्राइस है। ठीक है। तो डेफिनेशन देखो क्या बोला, इट इज़ अ साइंटिफिकली प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो हम प्री डिटरमाइंड ऑन द मतलब बेसिस पे डिसाइड करते हैं ना। हिस्टोरिकल बेसिस पे हम देखते हैं कि इसका प्राइस इतना था, तो पिछले मान लो एक महीने पहले इसका प्राइस इतना था, तो अभी इतना लगना चाहिए। अब लगा कि नहीं लगा उसको हम देखते हैं कि वेरिएंस एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो बात की बात है। देखो साइंटिफिकली प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब ये तो पास्ट हुआ ना, प्री डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कॉस्ट ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कंडीशन और एलिमेंट्स। ठीक है। अब नीचे देखो नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने में जो कॉस्ट लगता है, मेजरली इट इज़ इनकर्डेड ऑन द एसेट। ठीक है। क्योंकि देखो एसेट में ही हम लोग ज़्यादातर रिप्लेसमेंट करते हैं। तो इट इज़ द कॉस्ट टू बी इनकर्डेड एट ए प्रेजेंट फॉर द रिप्लेसिंग एन एसेट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट मतलब इंटायर कॉस्ट जो लगा है, इट इंक्लूडिंग वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द एडिशनल कॉस्ट फॉर एडिशनल वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है, मान लो तुमने तुम्हारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है वो एक प्रोडक्शन के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, इसको हम लोग जो करते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन करके हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब देखो दो जो, मान लो तुम्हारे पास दो चीज़ है, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शन चूज करने के लिए तुम्हारा जो कॉस्ट का मतलब जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम ट्रेन से भी जा सकते हो और तुम बस से फिर ऑटो करके जा सकते हो। तो ट्रेन से जाने के लिए मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा कॉस्ट आएगा 10 रुपया, और मान लो ऑटो और बस करके तुम जा सकते हो मगर उसमें तुम्हारा कॉस्ट आएगा मान लो 20 रुपया। तो यू हैव अ टू ऑप्शन। तो तुम किसी भी एक को चूज कर सकते हो, तुम ट्रेन को भी चूज कर सकते हो और उसको भी चूज कर सकते हो, मगर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट। एक में 20 है, एक में 10 है, तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 10। तो ये जो 10 है ना, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। ये हम डिसीजन मेकिंग में काम में लेते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट को। जो दोनों में डिफरेंस कितना है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना चाहिए और कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आसान भाषा में क्या होता है कि मान लो तुम्हारे रिसोर्स को एक जगह लगाए हो। ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। किसी भी चीज़ का तुम ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, क्योंकि देखो
हर मतलब हर टाइम पे यू हैव अ ऑप्शंस। किसी भी टाइम तुम किसी भी चीज़ में ले लो, तुम्हारे पास ऑप्शन एक तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा ऑप्शन। तो तुम जब वो एक्स्ट्रा ऑप्शन को दोनों में से एक चूज करते हो तो ऑटोमेटिकली अदर्स आर रिजेक्टेड, अदर ऑप्शन इज रिजेक्टेड। तो वो जो अदर अदर ऑप्शन जो रिजेक्ट हुआ ना, उसमें जो तुमको जितना प्रॉफिट होता तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो अब नहीं हुआ हमारा। तो ये आसान में मान लो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपया है, ठीक है, तो तुम बैंक में रख सकते हो, इंटरेस्ट है 7%। और तुम्हारे पास और एक ऑप्शन है कि वो 10,000 को तुम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मान लो बिजनेस का रिटर्न है 10%, तो बिजनेस का रिटर्न है 10%, तो 1,000 रुपीज़। एंड तुम अगर बैंक में रहोगे तो तुमको कितना मिलेगा, 700। तो तुम मान लो तुम बैंक में रखते हो, क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है कि वो डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है। 10% रिटर्न तो सर्टेन नहीं है ना। तो क्या होगा, तुम अगर बैंक में रखोगे तो तुमको 700 तो मिलेगा ही, मगर देखो एक्स्ट्रा जो 300 था ना, वो तो तुमको बिजनेस से मिलता ना, मगर वो तो नहीं मिला, तो वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया। तो वो जो लॉस होता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट सिर्फ कॉस्ट में ही एप्लीकेबल होता है, अकाउंट्स में इसमें कोई मतलब इसमें अकाउंट्स में देखना तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का उतना यूज़ नहीं होता जितना कॉस्ट में होता है, क्योंकि कॉस्ट में हर चीज़ में हम देखते हैं कि दूसरे ऑप्शन में नहीं लगाते तो ये कॉस्ट में एडजस्ट होता है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में नहीं लगाते तो कितना होता। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड डेफिनेशन देखो, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल्टरनेटिव यूज एंड फॉरगॉन फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर यूज। मतलब एक ऑल्टरनेटिव को हम चूज नहीं करते तो उसका जो कॉस्ट होता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, ये मतलब इसका डेफिनेशन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, मगर ये आसान में अगर बताऊं तो इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है मतलब जो लगना चाहिए मगर लगा नहीं, ठीक है। ये मतलब एकदम आसान में ये तुम समझने के लिए मतलब ये याद रख सकते हो कि जो लगना चाहिए मगर लगा नहीं। जैसे कि मान लो तुम अपने मतलब एक बिल्डिंग पे, तुम खुद के बिल्डिंग पे एक बिजनेस कर रहे हो, तो खुद के बिल्डिंग पे बिजनेस अगर करो तो उसमें रेंट तो नहीं लगेगा ना, बिजनेस का रेंट तो नहीं लगेगा, क्योंकि द बिजनेस इज ओन्ड बाय यू एंड द बिजनेस बिल्डिंग इज ऑल्सो ओन्ड बाय यू। तो द बिल्डिंग एंड बिजनेस बोथ इज ओन्ड बाय यू, तो रेंट तो तुम नहीं दोगे ना, मतलब खुद के बिजनेस से खुद तो रेंट नहीं लोगे। तो मगर मान लो तुम यही बिजनेस अगर किसी जगह पे जाके यू टेक अ रेंट एंड देन स्टार्ट योर बिजनेस, देन उस जगह पे तुमको रेंट देना पड़ता, मगर तुम उसमें जो रेंट देना पड़ता वो इसमें बच गया अगर वो खुद का हुआ तो वो एक तरफ से तुम्हारा इम्प्यूटेड कॉस्ट होगा, मतलब जो लगना चाहिए था मगर लगा नहीं। और एक एग्जांपल ले लो, मान लो तुमने बिजनेस पे कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर दूसरे लोग करते तो तुमको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता, लोन अगर लेते तो दूसरे लोगों से, मगर खुद ने किया है तो बिजनेस से तुम इंटरेस्ट तो नहीं लोगे। तो ये जो इंटरेस्ट मतलब देना चाहिए था बिजनेस को तुम्हें मगर लगा नहीं क्योंकि वो तुम्हारा कैपिटल है, तो ये जो कॉस्ट है इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लो, मान लो तुम्हारा फैमिली का फार्म है, अगर तुम उसमें काम करते हो, खुद मान लो खुद काम करते हो, तो उसमें अगर तुम किसी दूसरे जगह से मतलब किसी इफ़ यू हायर अ लेबर फ्रॉम अ आउटसाइडर, देन यू नीड टू पे द वेजेस टू दैट आउटसाइड पार्टीज, बट दो यू आर वर्किंग योर ओन इन दैट योर ओन फर्म्स, देन द पर्टिकुलर वेजेस दैट यू पे टू द आउटसाइडर इज सेव, मतलब वो जो वेजेस वो तो सेव हो गया, तो वो जो वेजेस है वो है इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो ये सब चीज़ है इम्प्यूटेड कॉस्ट है। generally in all the cost accounting standard they said that only depreciation as a imputed cost is considered, ठीक है, depreciation के अलावा हम कुछ imputed cost को consider नहीं करते cost calculation के टाइम पे, ठीक है। इम्प्यूटेड कॉस्ट एक्चुअली किसी में भी मतलब कंसिडर नहीं होता। तुम देखोगे अगर डायरेक्ट टैक्स में हम जब तुम्हारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी नहीं होता है
खुद का चीज़। अच्छा, रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है ये देखो, these are the future cost which is very depending upon the different alternatives। मतलब ये भी कुछ, मतलब सेम तो नहीं बोलूँगा, मगर कुछ हद तक सेम है डिफरेंशियल कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो ऑन द कंट्रारी दोज फ्यूचर कॉस्ट विच इज रिमेन अनचेंज अंडर द ऑल्टरनेटिव सिचुएशन डू नॉट मेरिट फॉर ए कंसिडरेशन इन द डिसीजन मेकिंग एंड आर नोन एज ए इरिलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है देर इज एक्चुअली दे बाइफरकेट दिस रिलेवेंट कॉस्ट इन दिस डेफिनेशन, मतलब दो तरह से बाइफरकेट मतलब किया है इसको, हम दो तरह से दिखा सकते हैं, एक है इरिलेवेंट कॉस्ट, एक है रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है देखो, जो कॉस्ट इनडायरेक्ट वे पे वेरिएबल होता है, मतलब जो जो मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, पूरा नहीं पर बोल सकते हैं कि इट इज़ दी वन काइंड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट जो जो दो ऑप्शन में वेरी कर रहा है, मगर फिक्स्ड कॉस्ट तो वेरी नहीं कर रहा है ना, तो उसके लिए चिंता करना तो इट इज़ इरेलीवेंट। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट द कॉस्ट विच रिमेन अनचेंज्ड अंडर द ऑल्टरनेटिव, मतलब दो ऑल्टरनेटिव में जो फिक्स्ड होता है, मतलब जो हम ट्रेन और बस के एग्जाम्पल दिए थे, मान लो हम उसमें अगर ऐड करें कि तुमको अब घर से रिक्शा लेके तुमको स्टेशन जाना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट है 10 रुपया और पकड़ लो, मगर अब उसके बाद मतलब रिक्शा लेके अगर तुम जाओ, उसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ट्रेन में जाओ बस में जाओ, तो उसमें डिफर करेगा। मगर देखो रिक्शा लेके तुम जो घर से जा रहे हो तो दोनों में एक ही है ना, दोनों में इट इज़ कॉमन इन टू सिचुएशंस, सो दैट्स व्हाई इट इज़ इरेलीवेंट। मतलब 10 रुपया तो तुमको लगना ही है उसमें, तो वो तुम चेंज नहीं कर सकते, तो इट इज़ नोन एज ए इरिलेवेंट कॉस्ट। और रिलेवेंट कॉस्ट जो चेंज होता है, मतलब जो दो ऑप्शन में वेरी होता है, उसको हम रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। संक कॉस्ट को हम पास्ट कॉस्ट भी बताते हैं, ठीक है, जो पास्ट में इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ए हिस्टोरिकल कॉस्ट विच हैज, मतलब संक कॉस्ट को हम लोग कभी भी डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करते संक कॉस्ट को। तो संक क्या बोल रहा है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन टेकन इन द पास्ट एंड इज नाउ बियॉन्ड द रिकवरी बाई द अदर डिसीजंस, मतलब जो ऑलरेडी इनकर्ड हो गया है। अब देखो नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। क्या होता है इसको, मतलब इसको सोच समझ के हम लोगों को यूज करना होता है, ठीक है, ये कॉस्ट को। तो क्या बोलता है, और इसमें ना जो अपर लेवल का जो मैनेजमेंट है उसका भी मतलब लगता है, उसका भी वो क्या सोचता है नहीं सोचता है, वो क्या करेगा कि नहीं करेगा, वो भी लगता है, ठीक है। तो वो क्या डेफिनेशन क्या है, देयर आर ए काइंड ऑफ ए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब बहुत जो बड़ा जो कॉस्ट होता है, जनरली द फिक्स्ड कॉस्ट आर बिग, दैट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर इन मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री, तो वो सब विच डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, and such discretion is usually guided by the management policies and cost for the employees training program, advertisement, donation, research and development. It is here the common example of the discretionary cost. समझ में आया? तो जो हम डिस्कस करके सोच समझ के हमको उसमें करना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो जब आएगा और जब मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कहते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखो कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब ही ये जो कॉस्ट तुम डिसीजन लेके कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि तुम कैश 2 जब पढ़े थे तो देखना तुम, देयर इज ए 2 टाइप ऑफ आइडल टाइम, वन इज ए नॉर्मल आइडल टाइम एंड अनदर इज ए एबनॉर्मल नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी एंड अदर इज ए एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। देखो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी को तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो इंटरनल फैक्टर्स है, जो सेटअप टाइम था, जितना उसमें फिर मेंटेनेंस टाइम था, हॉलीडे था, तो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो इट इज़ नोन एज ए नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। मगर
जो चीज़ तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि एबनॉर्मल वाला जो पार्ट है वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो एबनॉर्मल वाला पार्ट जो यहाँ पर ये बोल रहा है कि दिस कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए सिंगल रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो पर्सन उसके डिसीजन से वो कंट्रोल कर सकता है उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। और जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो है नॉन कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, मतलब जैसे कि नॉर्मल वाला चीज़, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल कैपेसिटी वाला चीज़ पूरा हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। थैंक्स अ लॉट गाइस, एंड इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पसंद आए तो लाइक कर देना। बाय।